वोटर की जिम्मेवारी नहीं है, सरकार की जिम्मेवारी है ना। हम दुनिया के उन देशों में जहां ऐसा होता है, पहली बार 75 साल में ये कहा जा रहा है कि तुम फॉर्म भरोगे तो वोटर लिस्ट पे आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। इस गरीब के, प्रवासी के, पिछड़े के। और रही बात अल्पसंख्यक की, SIR के आदेश में कहीं 100 वोटर कटे जी, 100 में से 25 आपके कटे जी, लेकिन 60 मेरे कटे, तो आपको अपने कटने का गम नहीं होगा, आप उसका सेलिब्रेशन करेंगे, चलो मेरे 25 गए, इसके तो 60 गए ना, अंतर तो बढ़ गया। सारा खेल राज्य स्तर पे नहीं देंगे, एक पेन ड्राइव नहीं देंगे जो इनकी कंप्यूटर में पड़ी है। तो कितनी क्रूरता है। और क्या ये एक संवैधानिक संस्था है जो इस किस्म के काम कर रही है? शर्म आती है मुझे देख के। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर की ओर से आपका अभिनंदन। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम समय से संवाद। इस कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम सीधे इनसे सवालों पर आते हैं। इन दिनों SIR को लेकर काफी चीजें चल रही हैं समाज में, राजनीति में, तो और खुद योगेंद्र जी इसको लेकर काफी मुखर रहे हैं। और चुनाव आयोग का जो फैसला है ये कैसे लोगों को, मतदाताओं को, आम नागरिकों को वो कैसे प्रभावित करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। योगेंद्र जी आपका स्वागत है। शुक्रिया। पहला सवाल यही है, SIR को लेकर चुनाव आयोग के दावे और प्रति दावे जो आपकी और आप जैसे बहुत सारे लोगों के जो आ रहे हैं, इसको लेकर एक समाज में भ्रम जैसी भी स्थिति है। अजय जी, दावे प्रति दावे बाद में आएंगे, पहले तथ्य देख लें जिसपे चुनाव आयोग को भी कोई इंकार नहीं है। पहला तथ्य ये है कि ये केवल बिहार का आदेश नहीं है, ये पूरे देश भर का आदेश है। बिहार उसका पहला राज्य है जहां ये किया जा रहा है। चुनाव आयोग भी इस बात को मानता है, चुनाव आयोग के आदेश में लिखा हुआ है जी। दूसरा, ये अभूतपूर्व आदेश है, ऐसा भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। ये वोटर सूची का रिवीजन नहीं है जी जी, ये वोटर सूची का पुनर्लेखन है। चुनाव आयोग खुद कहता है, मैं नहीं कह रहा। ये पुरानी वोटर लिस्ट कूड़ेदान में, अब नई वोटर लिस्ट कोरे कागज पे बनेगी। चुनाव आयोग का दावे प्रतिदावे यहाँ शुरू होते हैं कि चुनाव आयोग कहता है ऐसा हमने 2003 में भी किया था, अब 22 साल बाद कर रहे हैं जी। ये झूठ है, क्योंकि 2003 में जो हुआ था उसका जो आज हो रहा है उससे कोई संबंध नहीं है। आप भी 2003 में मतदाता रहे थे, आप दर्शक भी रहे होंगे। एक दर्शक मुझे बता दे, क्या 2003 में आपसे फॉर्म भरवाया गया था? क्या 2003 में आपसे दस्तावेज मांगे गए थे? नहीं मांगे गए थे। कोई जानता है, सच हम सब जानते हैं जी। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार जी, उसके 2 स्तंभ को ध्वस्त किया जा रहा है। वो क्या है? नंबर 1, इस देश में 75 साल से नियम है, कानून है कि वोटर सूची पे आना वोटर की जिम्मेवारी नहीं है, सरकार की जिम्मेवारी है ना। हम दुनिया के उन देशों में जहां ऐसा होता है, पहली बार 75 साल में ये कहा जा रहा है कि तुम फॉर्म भरोगे तो वोटर लिस्ट पे आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। इससे पहले क्या होता था? कोई आपके घर आता था, एन्यूमरेशन होता था, वो नाम लिख के लेके जाता था, परिवर्तन करवाना होता था तो आप फॉर्म भरते थे जी। पहला ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। दूसरा, भारत के इतिहास में हमेशा माना जाता था, यदि मैं पटना में गया, पटना में आप रह रहे हैं, तो मैं मान के चलता था आप भारत के नागरिक हैं। अगर शिकायत आई फिर मैं जांच करता था। अब कहा जा रहा है हर व्यक्ति से, अजय जी से भी कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता भारत के नागरिक हो या नहीं हो, साबित करो जी। पहली बार। और तीसरी बात जो पहली बार हो रही है, वोटर से वो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो हर व्यक्ति जानता है, भारत सरकार जानती है, चुनाव आयोग जानता है, उसके पास नहीं है दस्तावेज जी जी। तो इसलिए मैं कहता हूं ये अभूतपूर्व निर्णय है। ये कोई बिहार की वोटर सूची में संशोधन नहीं है, ये देश की वोट देने की व्यवस्था में उलटफेर है। ये अभी जैसे ड्राफ्ट पब्लिकेशन सामने आया है इलेक्शन कमीशन की ओर से, तो उसमें 65 लाख के आसपास वोटर के बारे में बताया गया है कि ये अलग अलग कारणों से उनका डिलीट हुए हैं।
अब कुल मिलाकर जो नंबर बचता है और जो बिहार की कुल आबादी है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि दुनिया भर में वोटर लिस्ट सही है या नहीं है उसके दो पैमाने हैं। एक तो आप वोटर लिस्ट को देखें कौन सा नाम सही है गलत है, दूसरा आप केवल ये देखें कि टोटल कितना है और उस टोटल की पॉपुलेशन, वोटर कितने हैं और पॉपुलेशन कितनी है, क्योंकि पॉपुलेशन एक अलग तरीके से देखी जा रही है। दोनों में मिलान करके देख लीजिए। अच्छा, भारत का आप मिलान कीजिए। भारत में पिछले साल जब 2024 का चुनाव हुआ देश में, तो कुल मिला के भारत की जनसंख्या उस वक्त 18 साल से ऊपर के लोगों की जनसंख्या 98 करोड़ थी और देश में वोटर की संख्या 97 करोड़ थी, मतलब लगभग 99% थे। तो मोटे तौर पे आप बाहर से कहेंगे, ये तो मुझे नहीं पता कि वोटर लिस्ट का हर नाम सही है कि गलत है, लेकिन मोटे तौर पे संख्या ठीक दिख रही है, अनुपात ठीक दिख रहा है। अब आप बिहार को देखिए। बिहार की जनसंख्या 18 साल से ऊपर वालों की कितनी है? 8 करोड़ 18 लाख। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा किए गए प्रोजेक्शन है, जो भारत सरकार का हर मंत्रालय इस्तेमाल करता है, जिसको जनवरी के महीने में बिहार के सीईओ ने इस्तेमाल किया है। ये वो वाला आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं। तो बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ 18 लाख। कितने लोग बिहार की वोटर लिस्ट में होने चाहिए? 8 करोड़ 18 लाख। जी। कितने थे? 7 करोड़ 90 लाख। क्या करना चाहिए था? 7 करोड़ 90 लाख को बढ़ा के 8 करोड़ 18 के नजदीक लेके आना चाहिए था। क्या किया? 7 करोड़ 90 लाख को घटा के 7 करोड़ 24 लाख कर दिया है। और ऊपर से मुझे कहा जा रहा है तालियां बजाओ, हमने संशोधन कर दिया, साफ कर दिया। तो पहली बात तो ये कि देश के इतिहास में पहली बार कोई राज्य है जिसकी यह अनुपात 90% से नीचे गिर गया है। एक झटके में 97%, जो कि बिहार का अनुपात था, राष्ट्रीय अनुपात से थोड़ा कम था, उसको अब 88 पे ले आया गया है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि देखिए, सॉरी आपको रोकना चाहेंगे कि इसको कहा जा रहा है कि ये शुद्धता, वोटर लिस्ट की शुद्धता को बनाए रखने के लिए और जो जेन्युइन वोटर हैं उनके लिए हम ये सारे चुनाव आयोग ये तर्क दे रहा है। चुनाव आयोग का अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। जो लोग मर गए हैं, जो लोग बाहर हैं, जो लोग डुप्लीकेट हैं, उन्हें निकालना चुनाव आयोग का कर्तव्य है। जी। मेरा कहना ये है कि आपका ये भी कर्तव्य नहीं है कि जो लोग होने चाहिए और लिस्ट में नहीं है उनको जोड़ना भी आपका कर्तव्य नहीं है। अब आप मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं, हम एक महीने से आंकड़े देख रहे हैं। 7 करोड़ 90 लाख में से 22 लाख इसलिए कटे, 32 लाख इसलिए कटे, 7 लाख इसलिए कटे। कितने जुड़े? उसकी प्रक्रिया अब चल रही है। आप मुझे बताइए, रिवीजन की प्रक्रिया हुई, पूरे प्रदेश में एक घर घर में बीएलओ गया और उसको पूरे बिहार में एक व्यक्ति नहीं मिला जिसके बारे में वो कहे कि इसका नाम जुड़ना चाहिए। क्या ये उसकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं था? आप कह रहे हो प्रक्रिया अब चल रही है, नहीं चल रही है। प्रक्रिया केवल ये है जो चाहे लाइन में खड़ा होकर अपना फॉर्म भर दे। ये तो पहले भी हो सकता था, ये तो 1 महीने पहले भी हो सकता था, 1 महीने बाद भी हो सकता है, ये तो आचार संहिता लागू होने के अगले दिन भी हो सकता है। सामान्य प्रक्रिया है। जो जिम्मेवारी बनती थी कि आप घर घर जाके लोगों का नाम नोट करें और कहें ये व्यक्ति एलिजिबल है। एसआईआर के आदेश में लिखा था कि यदि कोई व्यक्ति मिलता है जो कि आपको, जिसका नाम नहीं है लिस्ट में, आप उसके लिए ब्लैंक फॉर्म लेके जाएंगे, उसको ब्लैंक फॉर्म देंगे। पूरे बिहार में कितने ब्लैंक फॉर्म दिए गए, कितने ब्लैंक फॉर्म वापस आए? उसका उत्तर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, 0। भारत के इतिहास में पहला वोटर लिस्ट रिवीजन है जिसमें एक भी नाम नहीं जुड़ा है। मैं तो समझता हूं केवल इस आधार पे इसको खारिज कर देना चाहिए। ये रिवीजन की एक्सरसाइज नहीं थी, डिलीशन की एक्सरसाइज थी। हाँ, लेकिन ये इस पूरे तर्क को, पूरी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी गई, जो इस प्रक्रिया के विरोध में याचिकाएं दाखिल की गई। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख और सुप्रीम कोर्ट की अब तक की व्यवस्था, आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें अब तक कही हैं। पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कही थी। पहला ये कि ये बहुत गंभीर मामला है, वोट के राइट का मामला है, इस पे विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इसको लिया। नंबर 2, उन्होंने कहा कि इतने कम समय में आप कैसे कर लेंगे, हमें इसके ऊपर संदेह है। नंबर 3, आधार कार्ड और एपी कार्ड और राशन कार्ड को आप मान्य क्यों नहीं करते, कीजिए, हमारा सुझाव है। जी। और इलेक्शन कमीशन ने साफ सपाट जवाब दे दिया, नहीं करेंगे।
अब बताइए, नियत अगर सही होती, अगर नियत चुनाव आयोग की होती कि अधिक से अधिक भारतीय लोग शामिल हो सके, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कर लीजिए, चुनाव आयोग कहता है नहीं करेंगे। अब आप इनकी नियत पे सोच लीजिए, जोड़ने की नियत है, काटने की नियत है। इस पूरे मामले को लेकर एक पक्ष ये भी है कि विपक्षी पार्टियां खासतौर से उन लोगों ने कहा है कि हम चुनाव बहिष्कार जो अभी होने वाला है, बिहार विधानसभा का चुनाव, उसके बहिष्कार के बारे में भी विचार कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये मामला इस हद तक जाना चाहिए या चला जाएगा जहां? आप ही बताइए अजय जी, लोकतंत्र का नियम क्या है कि वोटर सरकार को चुनते हैं, सरकार तो वोटर को नहीं चुनती ना। जिस दिन सरकार वोटर को चुनना शुरू करते, बर्तोल्ट ब्रेख्ट की एक बहुत प्रसिद्ध कविता भी है कि वो कहते हैं ना कि सदन का सरकार में विश्वास समाप्त हो गया, वैसी कविता है कि सरकार का जनता में विश्वास समाप्त हो गया है, तो सरकार को चाहिए कि जनता को बर्खास्त कर दे और नई जनता अपने लिए चुन ले। वो मजाक है, चुटकुला है। जी जी। लेकिन आज वो चुटकुला तो बिहार में सार्थक हो रहा है। सरकार तय कर रही है कि उसका वोटर कौन होगा और कौन नहीं होगा। अगर ऐसी नौबत आती है तो ऐसे में अगर कोई विपक्षी दल को महसूस होता है कि भाई आप जिस तरह से कर रहे हैं मेरे वोटर को काट रहे हैं, ये सवाल राजद ने उठाया और मैं समझ सकता हूं क्यों उठाया। राजद का वोटर कौन है? गरीब है, प्रवासी है, मजदूर है, पिछड़ा है। किसका वोट कटने की ज्यादा गुंजाइश है? गरीब के, प्रवासी के, पिछड़े के। और रही बात अल्पसंख्यक की, एसआईआर के आदेश में कहीं कोई समुदाय विरोधी चीज नहीं। इससे तो सभी पार्टियां प्रभावित होंगी, फिर सभी पार्टियां बराबर प्रभावित नहीं होंगी। देखिए, सारा ये खेल क्विंटल का खेल नहीं है, रत्ती माशे तोला का खेल है कि 100 वोटर कटे जी, 100 में से 25 आपके कटे जी, लेकिन 60 मेरे कटे, तो आपको अपने कटने का गम नहीं होगा, आप उसका सेलिब्रेशन करेंगे, चलो मेरे 25 गए, इसके तो 60 गए ना, अंतर तो बढ़ गया। सारा खेल यही है। जिस बिहार में केवल 12,000 वोट से पूरा चुनाव तय हो गया था पिछली बार, उस चुनाव में अगर 12 लाख वोट इधर से उधर हो जाते हैं तो बचा क्या चुनाव? अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि विपक्ष माने राजनीतिक दलों की ओर से कोई दावा आपत्ति है या जो मुझे शर्म आती है ये बात देख के। ये बिल्कुल जैसे पॉलिटिकल पार्टियां करती है ना, चुनाव आयोग बिल्कुल एक पब्लिसिटी एजेंसी बन गया है, रोज प्रेस रिलीज देता है, राजनीतिक दलों की तरफ से कोई दावा नहीं आया है। मैं उस चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं, आपने जिन वो लोगों का नाम कटा उसकी सूची राजनीतिक दलों को कब दी? पहले दिन नहीं दी, आपने इलेक्ट्रॉनिक उसके ऊपर लोड कर दी। आप अपना नाम चेक कर लीजिए, बूथ बदल गया होगा, नाम ढूंढे से नहीं मिलेगा, आईएएस अफसर अपना नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो 72 घंटे तो राजनीतिक दलों को या किसी भी व्यक्ति को समझने में लगे कि भैया हो क्या गया है, क्योंकि बूथ बदल दिए गए हैं। जी जी। दूसरा, उसके बाद क्या चुनाव आयोग की जिम्मेवारी नहीं थी कि वहां पे अपलोड करता कि भाई इन लोगों का नाम डिलीट हुआ है? आज तक चुनाव आयोग आनाकानी कर रहा है वो नाम देने में, और बार बार चिट्ठियां लिखी गई हैं। परसों चुनाव आयोग ने कहा ठीक है हम जिला स्तर पे देंगे, राज्य स्तर पे नहीं देंगे, एक पेन ड्राइव नहीं देंगे जो इनकी कंप्यूटर में पड़ी है। आप जाइए 38 जिलों से जाके लीजिए, आप भी जानते हैं ब्यूरोक्रेसी में कोई चीज ना देनी हो उसका क्या तरीका होता है। हाँ हाँ देंगे, आप जाइए भागलपुर से मांगिए, वहां मांगिए। और कल परसों रात को जब सुप्रीम कोर्ट हम पहुंचे और हमने कहा सूचना क्यों देरी से दी जाए, कई जिलों में मिल गई, अब 20 जिलों में मिली है सूचना। अच्छा, लेकिन जो वोटर हैं उनके साथ केवल नाम सूचना मिली है कि जिन लोगों का नाम 24 जून को था और 1 अगस्त को नहीं है, उसकी सूची मिली है, लेकिन कारण नहीं मिला है। कौन मृत, बार बार आपको बताया जा रहा है बिहार में 22 लाख मृत हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि आप 15 मृत हमारे सामने खड़ा कर दीजिए ना, हम कुछ करेंगे। कैसे करें? एक लिस्ट नहीं है, उस लिस्ट में कहीं जिक्र नहीं है कि कौन मृत, कौन स्थानांतरित, कौन क्या, हम कैसे करें? और ऊपर से जले पर नमक छिड़कने के लिए चुनाव आयोग रोज विज्ञप्ति निकालता है, हमें आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। भैया ऐसे करोगे तो आपको 2 साल में आपत्ति प्राप्त नहीं होगी। जब आप आंकड़ा ही नहीं दोगे जिस आधार पर मैं आपत्ति कर सकता हूं, वो आंकड़ा आप मुझे नहीं दोगे और ऊपर से हंसोगे और कहोगे देखो इन्होंने आपत्ति नहीं दी, तो कितनी क्रूरता है। और क्या ये एक संवैधानिक संस्था है जो इस किस्म के काम कर रही है? शर्म आती है मुझे देख के किस तरह के काम। ये जो त्रिमूर्ति बैठी हुई है चुनाव आयोग पे, धब्बा है ये देश के नाम पे। मैं इसलिए कहता हूं, मैंने भारत के चुनाव आयोग की दुनिया में डुगडुगी पीटी है। मैंने कनाडा में जाके लोगों को बोला है कि भारत के चुनाव से सीखिए। अमेरिका और इंग्लैंड को बोला। क्या था? ये सन 2000 में
एक तो सन 2000 में चुनाव आयोग का 50वीं स्वर्ण जयंती थी, अटल जी की सरकार थी उस समय। चुनाव आयोग ने मुझे बुलाया कि मैं दुनिया भर के जो चुनाव आयुक्त आए थे उनको भारत की चुनाव आयोग के बारे में बताऊं। सरकार बीजेपी की थी, अच्छा। चुनाव आयोग था। चुनाव आयोग ने मुझे कहा कि हम नहीं बोलेंगे, हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट स्कॉलर आके बताए कि भारत के चुनाव की क्या स्थिति है। वो मैंने बताया। अमेरिका और कनाडा में लेक्चर टूर था, अभी भी वीडियोस पड़े हैं जहां मैंने बताया कि भारत के चुनाव प्रणाली इतनी महान है, सीखना चाहिए पूरे दुनिया को। और इंग्लैंड में उन दिनों चुनाव आयोग हुआ नहीं करता था सन 1995-96 तक। तो वो मेरे पास आए, मैंने कहा कि आपको भारत के चुनाव आयोग से सीखना चाहिए कि चुनाव आयोग कैसे बनते हैं। अब तक भारत इंग्लैंड से सीख रहा था, अब हमने कहा कि इंग्लैंड को भारत से सीखना चाहिए। और आज मुझे शर्म के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि उस चुनाव आयोग की पूरी साख मिट्टी में मिला दी है इस त्रिमूर्ति ने। बिहार के संदर्भ में इसका पूरा इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं? मोटा इम्पैक्ट यही है, आप ही सोच लीजिए, बिहार में अगर गरीब गुरबा का वोट कटेगा, अगर मजदूर का वोट कटेगा, अपढ़ व्यक्ति का वोट कटेगा, और अगर हेरा फेरी से अल्पसंख्यक का वोट भी काटा गया, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा? आप खुद जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। जैसा मैंने कहा, 100 में से 25 वोट हो सकते हैं बीजेपी जदयू का भी कट जाए, थोड़ा इनके पासवान जी की पार्टी का भी कट जाएगा, लेकिन 60 तो दूसरे का कटेगा ना। और इतने में मारा न्यारा हो जाएगा खेल, सारा खेल ही इसी बात का। जी, तो अब इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का या सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में तो जा ही रहे हैं और जाना हमारा अधिकार भी बनता है, लेकिन जब लोकतंत्र में बिल्कुल बुनियादी अधिकार आपका छीना जाए तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी एक कोर्ट होता है, वो है जनता का कोर्ट। देखिए, ये हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार किसी ने चांदी की तश्तरी पे रख के नहीं दिया था, ये इस देश के आजादी के आंदोलन ने लड़के हासिल किया था। और अगर वो छीना जाएगा, इस देश की जनता सड़क पे उसका विरोध करेगी, वो हासिल करेगी दोबारा आजादी की जंग होगी, लड़नी पड़ेगी। जोगेंद्र जी, आप लगातार बिहार में आ रहे हैं, एक आध पॉलिटिकल अगर आपकी इजाजत से सवाल हम लोग ले लें, तो जैसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि चुनाव जो है इसको जो पैटर्न रहा है अभी पिछले कुछ चुनावों का, एक तरफ एक गठबंधन है, दूसरी तरफ दूसरा गठबंधन है, तो इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे किसी राजनीतिक सवाल से कोई परहेज नहीं है, मैं तो एक राजनीतिक एक्टिविस्ट हूं, मैं तो कोई विश्लेषक हूं नहीं, और ना मैं तटस्थ हूं। लेकिन चुनावी भविष्यवाणी में मेरी रत्ती भर दिलचस्पी नहीं है। वो तो मजबूरी में 2024 में करनी पड़ी थी, क्योंकि अखबारों ने बेईमानी शुरू कर दी थी, मीडिया वालों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया था। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों के रहते हुए बिहार में स्थिति नहीं आएगी और मेरे जैसे व्यक्ति को ये काम न करना पड़ेगा। मैं केवल एक बात कह दूं, वो ये कि 2024 में बिहार में जो हुआ उसे लोगों ने ठीक से समझा नहीं। लोगों ने ये समझा कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी के खिलाफ लहर आई, बिहार में नहीं आई। वो सच नहीं है। दरअसल अगर आप स्विंग देखें, क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस किया करता था, एग्जैक्टली वही 7% स्विंग एनडीए के विरुद्ध यूपी में हुआ, एग्जैक्टली 7% स्विंग बिहार में हुआ। फर्क केवल ये था कि यूपी के अंदर मार्जिन जो था वो 12 से कम था, इसलिए 7% में किले ढहने शुरू हो गए। बिहार में मार्जिन 21% का था, इसलिए 7% होने के बाद भी मामला पलटा नहीं। प्रशांत किशोर की पार्टी अभी काफी एक्टिव है और पिछले 2-3 सालों से वो बिहार में पदयात्रा कर रहे थे। उनके बारे में क्या? उनका हालांकि दावा है कि काफी लोगों के बीच उनकी स्वीकारोक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। मैं जांच करने की स्थिति में नहीं हूं, और किसी चीज को जांच किए बगैर बोलना सही नहीं होगा। मेहनत उन्होंने की है, बिल्कुल स्पष्ट है, संसाधन उनके पास हैं, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। उसका स्रोत मुझे स्पष्ट नहीं है, लेकिन संसाधन है, ये बात स्पष्ट है। और परिणाम क्या होगा मैं अभी से नहीं कह सकता। बस इतना जरूर लगता है, प्रश्न जो पूछा जाना चाहिए वो ये कि अगर उनको अच्छे वोट आते हैं तो उसका फायदा किसे होगा। ये एक तो होता है कि इतने अच्छे वोट आए कि आप खुद जीत गए, बढ़िया बात है। दूसरा है कि आप जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में। ये आपकी नियत हो सकता है, ना हो। जी। कभी भी कोई नई पार्टी आती है, सामान्य चीज है, इस पार्टी को दोष नहीं देना चाहिए। जब हमने आम आदमी पार्टी बनाई तब दिल्ली में लोग कह रहे थे अरे ये तो बीजेपी को जितवाने की साजिश है इत्यादि। वैसा हुआ नहीं वास्तव में, है ना। लेकिन क्या वैसी स्थिति बन रही है?
इस पे विचार करना चाहिए। मैं इसका प्रश्न पूछ सकता हूं, मैं उत्तर देने की स्थिति में नहीं। लेकिन अंततः क्या एनडीए और महागठबंधन के बीच ही चुनावी संघर्ष की स्थिति आज की तारीख में तो वही लग रहा है, लेकिन बाद में स्थिति बदल जाए तो हम कह नहीं सकते। और जैसे मैंने कहा, मैं ये दावा करूं कि मैं अभी जमीनी खबर बिहार की लेके आया हूं, वो एक झूठा दावा होगा। मैं इस वक्त केवल और केवल एसआईआर देख रहा हूं। मुझे इस वक्त चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी। अभी हम लोग बात कर रहे थे योगेंद्र यादव जी से एसआईआर और बिहार के चुनाव को लेकर। फिर हम किसी दूसरे मेहमान से अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक दीजिए हमें और हमारी टीम के सहयोगी हिमांशु देव को इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।